नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम देख रहे थे, भारतीय संविधान पर हमारी चर्चा चल रही थी और अभी तक जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है वह अभी तक बैकग्राउंड था। आज हम एंट्री करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है, आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा प्रेम्बल है, यानी जो हमारी प्रस्तावना है, वहीं से शुरुआत होती है भारतीय संविधान की। तो आज उसी में हम एंट्री करेंगे और उससे पहले जो है कुछ हम इम्पोर्टेंट जो है कथन देखेंगे जो भारतीय संविधान के से संबंधित या संविधान सभा से रिलेटेड कुछ कथन है, इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वह भी उसकी भी चर्चा करना जरूरी है, तो उसको भी देखेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई उसमें हमने स्टार्ट किया था, आपका जो बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आज़ादी तक पूरे जो नियम अधिनियम थे उसको देखे थे। उसके बाद में आपका जो है संविधान सभा का हमने गठन कराया था। आपका अच्छे से पता होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कितने मेंबर थे, उन सारी बातों की चर्चा कर चुके हैं। और साथ साथ संविधान बनाने में कितने समय, कितने पैसा, कितने अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई संविधान सभा की। संविधान सभा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण समितियां थी, प्रारूप समिति की चर्चा हमने की थी। तो उसके साथ साथ बहुत सारी समितियां थी जो संविधान निर्माण से संबंधित थी, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो यानी आज हम एंट्री करेंगे भारतीय संविधान के अंदर और देखेंगे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस प्रस्तावना में एंट्री करने से पहले हम चर्चा प्रारंभ करेंगे कुछ कथन पर। तो आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए और साथ में आपको क्लास को पूरी देखनी है। क्लास जब पूरा आप देखेंगे तभी उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। क्लास पूरी देखिए और आपका जैसा भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी क्लास मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी, या क्या इसमें अभी रिफॉर्म या सुधार करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे क्या कमियाँ होती हैं क्लास में, तो कमियों को ज़रूर बताना है। अच्छाइयों को बताइए या मत बताइए, लेकिन कमियों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमें आजीवन आजीवन हमें जो है छात्र बने रहना चाहिए। आप चाहे जिस कार्य में संलिप्त हो, लेकिन आपको विद्यार्थी हमेशा बने रहना चाहिए। विद्या का अर्जन हमेशा करते रहना चाहिए और अच्छा विद्यार्थी, चाहे वह पढ़ रहा हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, एकेडमिक पढ़ाई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, किसी भी अवस्था, किसी भी आयु में है, तो उसको विद्यार्थी बने रहना चाहिए। और हमेशा निरंतर विद्यार्थी का मतलब है आपका ज्ञानार्जन हो, साथ साथ में आपके अंदर भौतिक स्वरूप में परिवर्तन तो होता ही होता है आयु के साथ, परंतु आपके अंदर के आंतरिक परिवर्तन बहुत आवश्यक हैं। विद्यार्थी का अर्थ यही होता है कि आप विद्या का अर्जन करके अपने आंतरिक व्यवहार में सुधार लाएं। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप कमियां जरूर बताइए। कमियों को अगर आप बताएंगे तभी हम अपने अंदर के जो कमियां हैं या जो भी सुधार है वो कर पाएंगे। तो कमियों को दूर करना मेरा हमेशा प्रयास रहता है, तो उसी पर निरंतर हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको कमियां जरूर बतानी है कमेंट बॉक्स में, और क्लास अच्छी लगी है तो वो भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा। तो आपको फीडबैक देना बहुत जरूरी है कमेंट बॉक्स में। और सेशन को अगर पसंद आए तो लाइक करना और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब विलंब न करते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली जो संविधान सभा का निर्माण का जो है प्रक्रिया मैंने स्टार्ट करवा दी थी, संविधान सभा के गठन को सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन, और ये सब फैक्चुअल पॉइंट हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने बेशतर चर्चिल के दो कथन बताए थे, एक दुल्हन वाली, तो दुल्हन वाली को तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो आगे आपके भविष्य में या वर्तमान में अगर आप उस जीवन में दाम्पत्य जीवन में हैं तो उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि वह आपसे हमेशा रिलेटेड है। तो इसको आपको ध्यान रख के चलना है कि यहाँ पे अभी से दीपावली मनाई जा रही है, कुछ अराजक तत्व दिन भर ही जो पटाखे फोड़ते रहते हैं, तो बीच बीच में अगर नॉइज आए तो आप उसको इग्नोर करिएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं तो आज की चर्चा को। तो पहला जो कथन है, भारतीय संविधान को अर्ध संघ संविधान, अर्ध यानी सेमी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा,
तो अर्धसंघ संविधान कहा केसी हुयर ने। अर्धसंघ का मतलब क्या हुआ? अर्धसंघ को समझने से पहले आपको संघ समझना जरूरी है। जैसा कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। यूनियन ऑफ द स्टेट्स का मतलब ये होता है कि केंद्रीय सत्ता के साथ साथ आपके राज्यों का अस्तित्व भी निरंतर चलता रहे। उसका आपका जो संघ सरकार है, संघ सरकार का मतलब या संघीय सत्ता का मतलब होता है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व या उसका भी संचालन। तो इस तरीके से अर्धसंघ कहा है, यानी पूरी तरीके से यह संघात्मक व्यवस्था नहीं है। संघात्मक का मतलब हुआ केंद्र के साथ राज्यों का अस्तित्व समांतर चले। इसमें इंग्लिश में अगर देखें तो यूनियन शब्द भी आता है इसको लेके संघ को, और फेडरल भी आता है। तो फेडरल सिस्टम जो है वह हमारे देश में नहीं है, फेडरल आपका अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ पे राज्यों का अस्तित्व के साथ तो चलता है, परंतु वहाँ पे हमेशा जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। यानी वह वहाँ पे फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं, यानी अलग कानून बना सकते हैं। वहाँ हर स्टेट का अपना अलग सुप्रीम कोर्ट और व्यवस्था, जो आपकी न्यायिक हो या विधिक प्रक्रिया, सब अलग अलग व्यवस्था चलती है। उनको अलग होने की पूरी स्वतंत्रता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, जिसमें स्वतंत्रता तो है राज्यों को, लेकिन उनको अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो संघ का मतलब हुआ केंद्र के साथ राज्यों का अस्तित्व चलता रहे निरंतर। तो केसी हुएर ने कहा कि यह अर्धसंघात्मक है, यानी संघात्मक नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें केंद्रीय सत्ता का ज्यादा जो है प्रभाव है, यानी केंद्रीय सत्ता का ज्यादा प्रभाव है, केंद्र का ज्यादा प्रभाव है, राज्यों का अस्तित्व यानी उनको स्वतंत्रता कम है। तो अर्धसंघ आपको ध्यान रखना केसी हुएर ने कहा था। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इसका मतलब हुआ कि यह समझौते पर आपका जो है संघात्मक व्यवस्था है। बार्गेनिंग, ये बार्गेनिंग आप जानते होंगे, आप भी मार्केट में करते होंगे। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जोन्स ने। और उसके बाद वो ऑपरेटिव फेडरलिज्म या कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारत के संविधान को क्या कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन। जबकि बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जोन्स ने। उसके बाद अगर बात करें तो फेडरेशन विथ ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इसको आइबर जेनिंग्स और अन्य लोगों ने कहा कि जो है आपका फेडरेशन विथ क्या है, विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसका मतलब आपको मैंने बताया कि ये फेडरेशन तो है, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी है वह किसकी तरफ है, यानी इसका जो झुकाव है वह ज्यादा केंद्र की तरफ है। तो फेडरेशन विद ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स और अन्य लोगों ने भी यह बातें कही कि जो भारत का संविधान है वह फेडरेशन विद ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। तो इसको भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। यह बात किसने कही? तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसको कहा था लॉर्ड साइमन ने। लॉर्ड साइमन ने क्या कहा कि संविधान सभा जो है वह हिंदुओं की सभा है, हिंदुओं की सभा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो और उसके बाद है संविधान सभा एक जाति की संस्था, यह विंस्टन चर्चिल ने कहा। और विंस्टन चर्चिल का एक कथन मैंने बताया था कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जो है यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो वह कथन भी याद रखना है, और ये भी कथन याद रखना है कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है, यह विंस्टन चर्चिल का कथन है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। उसके बाद संविधान सभा का मतलब कांग्रेस। आपके जो ऑस्टिन थे, ऑस्टिन ग्रेनविल, इनका नाम ग्रेनविल ऑस्टिन, तो इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा का जो मतलब है वह है कांग्रेस, यानी कांग्रेस ही इसमें जो है प्रभावशाली है, यानी कांग्रेस का ही संविधान सभा में प्रभुत्व है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि संविधान सभा का मतलब है कांग्रेस। तो इसको भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण कथन है। उसके बाद आपका है अम्बेडकर। अम्बेडकर के बारे में केवी राव ने कहा है, केवी राव ने, कि जो अम्बेडकर हैं वह संविधान के न केवल जनक हैं बल्कि जननी हैं। तो यहाँ पे केवी राव ने थोड़ा सा अननेचुरल कार्य किया, क्योंकि एक नर को मादा बना दिया, यानी जननी भी बना दिया। किसने? केवी राव ने। और अम्बेडकर को जननी बनाया। यह अगर वो 21वीं शताब्दी में करते, यानी वर्तमान में करते, तो थोड़ा सा बात रिलेवेंट लगती है, क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो आपका जो है थोड़ा सा समानता का
बहुत ही ज़्यादा आपका समानता, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो बताएँगे उसमें, तो समानता की बातें आजकल बहुत हो रही हैं। तो समानता के आधार पर आज इतना बढ़ावा हो गया है, आप हो सकता है पीछे से किसी को पहचान ना पाएँ, देख रहे हों, आपकी आँखें थोड़ा-सा इस समय भ्रमित हो सकती हैं। आप पीछे से देखने पर वह आपको मादा नज़र आ रही हो और आप आगे बढ़ते जाएँगे, जब सामने आप चेहरा देखेंगे, तो वहाँ पे आपको नर हो सकता है मिल जाए। तो इस समय की यह समानता बहुत ही तेज़ी से समानता बढ़ रही है। मैं समानता का घोर समर्थक हूँ। इतनी समानता होनी चाहिए कि लड़के-लड़कियों में अंतर ही दिखना नहीं चाहिए। हालाँकि यह नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसको दूर नहीं किया जा सकता, परंतु समानता इस तरीके से भी हावी ना हो। आजकल जो पुरुष हैं, इतने बड़े-बड़े बाल रख ले रहे हैं, जैसे कन्याओं की तरह चोटी बाँध रहे हैं। मादाओं की तरह चोटी बाँध रहे हैं। चोटी बाँध ले रहे हैं, पीछे से आदमी बेचारा लड़का दौड़ा चला जा रहा है। जब सामने नज़र पड़ती है तब पता चलता है मूछ दाढ़ी भी है उसके। तो इस समय का समानता जो है इस समय बहुत भ्रमित कर रही लोगों को। तो ख़ैर केबी राव ने यह कथन कहा था, कथन इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। तो केबी राव ने कहा कि अम्बेडकर जो हैं वह संविधान के न केवल जनक हैं बल्कि जननी भी हैं। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने अननेचुरल काम किया यानी अप्राकृतिक काम किया, जनक और जननी दोनों अम्बेडकर को बना दिया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में अगर बात करें तो संविधान को संघात्मकता यानी संघात्मकता के अंतर्गत संघ ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह बात आपके जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने कहा कि संविधान जो है वह संघात्मकता के जो आपका संघ ढांचा यानी उसको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं गया है, संघ ढांचे में नहीं डाला गया बल्कि यहाँ पे थोड़ा-सा उदारवादी व्यवस्था है। तो यह भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कही है। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जो भारतीय संविधान है वह वकीलों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग के समान है भारतीय संविधान। और उसके बाद में आपको प्रारूप समिति को एक संज्ञा दी है निराजुद्दीन अहमद ने। और ये निराजुद्दीन अहमद जो थे ये संविधान सभा के मेंबर थे। इन्होंने कहा कि जो आपका प्रारूप समिति है वह अपवाहन समिति है, अपवाहन। तो इसको भी ध्यान रखना, अपवाहन समिति है। तो प्रारूप समिति को अपवाहन समिति की संज्ञा दी थी निराजुद्दीन अहमद। और ये निराजुद्दीन अहमद आपके संविधान सभा में मेंबर थे। तो ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस, यह बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा एक जाति की संस्था, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था, ये सारे कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको अब ध्यान रखना है अच्छे से। अब कथन की चर्चा के बाद अब हम प्रवेश करेंगे प्रस्तावना, जो कि हमारा प्रेम्बल है, जो भारतीय संविधान के आत्मा को प्रदर्शित करता है, यानी उसके भारतीय संविधान में क्या समाहित है, यह आपके प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। तो आपका प्रतिबिंब है, समझ लीजिए पूरे संविधान को अगर आपको समझना है तो प्रस्तावना पढ़िए। तो प्रस्तावना के अनुसार आपको यह समझ में आएगा कि आपका जो संविधान है वह उसमें क्या-क्या बातें हो सकती हैं। तो प्रस्तावना को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना की अगर बात करें तो यह विचार जो है, कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अमेरिकी संविधान में था। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसका विचार अमेरिका के से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है। तो अमेरिका में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया था। तो यह बात ध्यान रखनी है। तो विचार अगर बात करें तो यह अमेरिका से लिया गया। जबकि इसकी भाषा की बात होती है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से बारो किया हमने, तो वह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से किया है। हालाँकि अगर बात करें, मैं सच बताऊँ तो भाषा का यहाँ पे होना चाहिए कि यह अमेरिका से ही है, क्योंकि जो अमेरिका का प्रेम्बल है उसमें भी सबसे पहले यही लिखा होता है, बी द पीपल। तो यानी हम भारत के लोग। अगर बात करें तो यह भाषाई स्तर या भाषा या शैली, उद्देश्य, ये तीनों बातें अगर होनी चाहिए तो यह अमेरिका से होनी चाहिए। लेकिन किताबें और जो आपके बहुत लोग होते हैं और बताते हैं कि जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से है और विचार अमेरिका से है। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी, आपको याद यही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विचार कहाँ से और भाषा कहाँ से, और उत्तर भी यही माना गया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। जबकि मैंने बताया कि अगर भाषा की बात करें, संविधान के प्रस्तावना की भाषा, तो अमेरिकी संविधान में सब लिखा हुआ है कि आपका वी द पीपल से ही स्टार्ट होता है और भारत का भी यही से स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें यह आधार किस चीज़ का बना, तो प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है वह आधार किसका बना, आपका जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने
उद्देश्य प्रस्ताव आपका पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसको पेश किया था और वह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो वही इसका बेस बना, यानी ऑब्जेक्टिव यानी हमारा उद्देश्य क्या है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव आपका यही प्रस्तावना भी क्या है। प्रस्तावना यही तो बताती है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य इसमें क्या क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको याद रखना है, कोई शब्द इधर उधर करके नहीं याद रखना है। तो अब देखिए प्रस्तावना पढ़ते हैं आप लोग के सामने। प्रस्तावना में सबसे पहले हम भारत के लोग यानी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब ध्यान रखिएगा क्या क्या बनाना है, हमें प्रभुत्व संपन्न बनाना है। प्रभुत्व का मतलब हुआ सॉवरेन, तो सॉवरेन बनाना है। और उसके बाद में समाजवादी सोशलिस्ट, और उसके बाद में पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और लोकतांत्रिक मतलब हुआ आपका जो है डेमोक्रेटिक, और गणराज्य का मतलब हुआ रिपब्लिक। तो ये चीजें बात ध्यान रखनी है। तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब हमें अगर लोकतंत्रात्मक ये सब गणराज्य इस तरीके का भारत अगर बनाना है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य अगर बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इस इन चीजों से क्या होता है, यानी समाजवादी अगर बना रहे हैं, पंथ निरपेक्ष बना रहे हैं, लोकतंत्रात्मक बना रहे हैं, गणराज्य बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा। तो इससे ये होगा कि भारत के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय क्या मिलेगा, भारत के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। सामाजिक की 3 तरीके के न्याय हैं। अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय, तो सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक 3 प्रकार के मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 3 प्रकार के न्याय की बात है, 3 प्रकार। तो अगर समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये सब बनाएंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। ठीक, 3 न्याय हो गए। उसके बाद ध्यान रखिएगा फिर क्या प्राप्त होगा, फिर प्राप्त होगा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या क्या, विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी आपको ध्यान रखनी है। ये सब एग्जैक्ट ऐसे नंबर में पूछे जाते हैं कि न्याय कितने प्रकार का, कौन कौन सा न्याय, ऑप्शन में दे दिया गया है 4 प्रकार के न्याय दे दिए गए, 3 यहाँ से उठाएंगे, 1 दूसरा उठा लेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना बिल्कुल क्रम से आपको याद रखना है, इधर उधर नहीं करना है, यह आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में प्रतिष्ठा अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यह भी आपको ध्यान रखनी है। इक्वलिटी यानी समानता कितने प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और आपके जो इक्वलिटी है यानी समानता कितनी, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 संवत 2006 विक्रमी यानी विक्रम संवत लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि विक्रम संवत को जो है यह आपके विक्रमादित्य के नाम पे यह संवत पड़ा था और यह 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, 57 ईसा पूर्व। और यह जब शकों को पराजित किया विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, उसके बाद विक्रम संवत है यह स्टार्ट हुआ। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि आपके ईस्वी से पहले, और अगर बात करें 49 में आप 57 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2006। तो यानी 2006 विक्रम संवत के अनुसार यह कुवैत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। तो ध्यान रखना 26 नवंबर को मैंने बताया था कि अंगीकृत किया गया था, पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। तो प्रस्तावना को एक बार मैं फिर से एक बार पूरी तरीके से पढ़ देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह आपको ये ध्यान रखना है, प्रस्तावना के अंदर की अगर बात करें तो उसमें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की इक्वलिटी यानी समानता आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यानी आपका अगर न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखनी है। अब बात करें हम भारत के लोग, मैंने बताया कि यह अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद अगर बात करें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के जो न्याय हैं ये रूस की क्रांति से प्रेरित हैं। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है जो कि 1789 में स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसमें प्रस्तावना से रिलेटेड भी आपके कथन हैं उसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कथन भी सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपका प्रस्तावना से संबंधित एक कथन है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह बात किसने कही है? तो यह बात कही ठाकुरदास भार्गव ने, और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है। हालांकि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह बात जवाहरलाल नेहरू ने भी कही है और आपके जो ठाकुरदास भार्गव हैं इन्होंने भी कहा है। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है यानी इम्पोर्टेंट पार्ट है, यह ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। अब बात करें प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना भारतीय संविधान की। यह बात किसने कही? तो यह आपके के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी जो ये थे, इन्होंने कही है कि आपकी प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। फिर प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र आप जानते होंगे, आपका जो परिचय पत्र होता है वह क्या? प्रस्तावना कैसे संविधान का परिचय पत्र है? मैंने बताया कि जो संविधान के अंतर्गत बातें हैं वह प्रस्तावना को संक्षिप्त रूप में एक स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखती है कि हमारा जो संविधान होगा वह इस रूप में होगा। यानी अगर बात करें तो यह परिचय पत्र है भारतीय संविधान का। यह बात कही आपके एन ए पालकीवाला ने कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। यह बात एन ए पालकीवाला ने कही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कही है। अब अगर बात करें तो अब इम्पोर्टेंट इसमें कुछ आपके केस हैं, केस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे विचार इसमें शुरू हुआ कि संविधान की जो ये प्रस्तावना है इसमें क्या, पहले तो यह विवाद शुरू हुआ कि क्या ये आपका जो है प्रस्तावना है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बेसिकली देखें तो आर्टिकल से शुरू होते हैं। तो यह चर्चा होने लगी कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग है कि नहीं है। तो सबसे पहला जो वाद आया बेरुवारी वाद बनाम भारत संघवाद था, या जो आपका 1960 का बेरुवारी बनाम भारत संघवाद 1960 का। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि यह संविधान का भाग ही नहीं है, तो इसमें संशोधन क्या। तो बेरुवारी वाद जो 1960 का है इसमें बताया गया कि जो ये प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, यह जो है संविधान का भाग ही नहीं। तो जब भाग ही नहीं तो इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है? संशोधन की कोई बात ही नहीं। तो बेरुवारी वाद ये आपको याद रखना है, 1960 का है। उसके बाद केशवानंद भारती जब केस आया, केशवानंद भारती आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि 1973 में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट केशवानंद भारतीवाद है, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, यानी मूलभूत ढांचे का जो व्याख्या दिया गया कि मूलभूत ढांचे के सर्वप्रथम बात हुई केशवानंद भारती केस में। साथ साथ इसने कहा प्रस्तावना से संबंधित इस वाद में फैसला जो आया था उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं बल्कि आंतरिक भाग है। आपको ध्यान रखना, आंतरिक भाग है, संविधान के अंदर की बात है
यह भाग तो है ही, साथ में आंतरिक भाग है। और इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल, यह संविधान पूरी तरीके से संविधान का ही भाग है, तो संविधान का भाग है तो संवैधानिक संशोधन भी इसमें किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जो कि है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, वह आपको याद रखने हैं। कौन कौन से शब्द थे? तो इसमें थे आपका जो 3 था, समाजवादी, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, यानी SSI। इस रूप में याद रखिए तो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। उसके बाद है सेकुलर, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, हिंदी में लिख रहा हूँ पंथ निरपेक्ष। उसके बाद है अखंडता यानी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, तो अखंडता, अखंडता। और यहाँ पे क्या हो गया? समाजवाद। तो समाजवाद, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 ये शब्द जोड़े गए भारतीय प्रस्तावना में। और इसमें आपको ध्यान रखना है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, 1976 में, उसके तहत ये 3 शब्द जोड़े गए। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, SSI। तो यह आपको ध्यान रखना है, SSI। अब बात करें अगर, तो जैसा आपका केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन बिल्कुल किया जा सकता है, तो उसके बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह संशोधन कर दिया गया, 3 शब्द जोड़ दिए गए। अब किसकी मीनिंग भी अभी आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो, हालांकि आप लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं तो आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो देंगे इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनके बारे में। तो उसके बाद में आपका फिर SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का केस है। तो इसमें आपको याद रखना है SR बोम्मई बनाम भारत संघ, भारत संघ 1994 का वाद है, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का आधारभूत संरचना है, संविधान की आधारभूत संरचना है। आधारभूत यानी बेसिक, बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के इस केस में यह बात कही थी कोर्ट ने। अब इसको ध्यान रखना। उसके बाद आपका एक LIC ऑफ इंडिया मामला आया था 2005 का, उसमें क्या कहा गया था कि आपका जो प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो आंतरिक हिस्से के बाद केशवानंद भारती में भी कही गई और LIC ऑफ इंडिया में भी कही गई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आपका गोलकनाथवाद, गोलकनाथ, गोलकनाथवाद। इसमें क्या कहा गया था? गोलकनाथवाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, आत्मा, संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव, जवाहरलाल नेहरू और गोलकनाथवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक केस और ध्यान रखना है, GB पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का यह वाद है 2000 का, 2000 का वाद है, 2000 में आया। इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि जो आपका यह लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य जो है वह है गरीबी, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व आपका अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो आपका ध्यान रखना है लोकतांत्रिक, जो यहाँ पे लिखा है लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक गणराज्य का उद्देश्य क्या है कि जो आपका उपेक्षित है, जो बीमारी है या गरीबी है और या अवसर की असमानता है, उसको समाप्त करना ही आपका लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है। तो यह बात कही थी GB पंत, GB पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य। तो यह वाद भी आपको ध्यान रखना, 2000 का वाद है, 2000 का केस है।
2000 में केस था ये। तो यह आपको इतनी सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम फटाफट बताएंगे कुछ शब्दावलियां, जैसे संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी बोलेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, मैं फटाफट इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ तो बताता हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, तो सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ हुआ, संप्रभुता का, संप्रभुता का या ये अर्थ होता है, कई तरीके के से संप्रभु माना जा सकता है। जैसे अगर बात करें टोटल संप्रभु, यानी पूरी संपूर्ण जो पावर है, संपूर्ण पावर किसी के हाथ में हो, संपूर्ण पावर यानी वह अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता हो, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, संपूर्ण पावर जब अगर अपने पास आ गई तो उसको हम बोलेंगे संप्रभु। संप्रभु सॉवरन होगा। तो अगर बात करें भारत क्या सॉवरन स्टेट है, सॉवरन है, भारत सॉवरन है या नहीं है, तो बिल्कुल है, सॉवरन बिल्कुल है। क्योंकि भारत जो है यह अपने आंतरिक, आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों में है। बाह्य मामले, हमारे देश से किसी देश की बाध्यता नहीं है, कोई देश हमसे यह बोल नहीं सकता आप ऐसा करिए वैसा करिए। करना हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में हो सकता है हम करें, या ऐसा हमारा कोशिश हो सकती है, या हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन किसी के हम जो है गुलाम नहीं हैं या किसी के बाध्य नहीं हैं। या इंटरनेशनल रिलेशन में हो सकता है कोई देश जैसा हम चाह रहा है वैसा हम करें। तो पूरी तरीके से भारत सोवरेन स्टेट है और यह आंतरिक और तथा बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, संपूर्ण पावर इसके बाद है। क्या भारत का राष्ट्रपति जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट क्या है, प्रेसिडेंट है, क्या यह सोवरेन है? बिल्कुल नहीं है, सोवरेन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसका जो पावर है वह पावर दिखाया तो गया है, लेकिन यह पावर किसके पास होती है, पीएम की, पीएम के पास होती है। आपका जो हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट है, बट इसको जो पावर है वह पीएम के पास है। तो ये पूरी तरीके से आपका सोवरेन नहीं है या नाम मात्र का सोवरेन है। तो सोवरेन किसी को भी ले सकते हैं। मान लिया आप हैं, आप सोवरेन हैं या नहीं ये आप खुद सोच लीजिएगा। आपकी धर्म पत्नी जी हैं, आपकी माता जी हैं, आपके घर में हो सकते हैं भाई हों, आपके बच्चे हों। तो क्या समस्त जो घर परिवार का निर्णय है वह आप ले पाते हैं, या आपके अंदर यह शक्ति है, या आपके जो हिडन पावर आपके घर की है, आपकी धर्मपत्नी के अंदर, क्या वो आपकी सॉवरेनिटी को अपंग बनाती हैं या नहीं बनाती हैं? आप बताइएगा। तो मुझे लगता है 99% हमारे आज वर्तमान में पुरुष जो हैं वह सोवरेन नहीं है। उनके ऊपर कहीं न कहीं एक हिडन पावर का प्रभाव होता है। हिडन पावर हो सकता है पत्नी के रूप में हो, या आजकल कुछ पिता भी ऐसे हैं समाज में जो अपने बच्चों को इतना अपने ऊपर प्रभावशाली बना लिए हैं, यानी उनकी सोवरेनिटी पूरी तरीके से लॉस है। सोवरेनिटी वह गुलाम हो चुके हैं अपने पुत्रों के, पुत्रों और अपने पुत्रियों के। जैसा पुत्र कह रहे हैं वैसा, यानी आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक पिता पुत्र दोस्त की तरह व्यवहार अलग बात है, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों में हमेशा एक मर्यादा होनी चाहिए। एक जो आपका गैप होता है पीढ़ी की पीढ़ी, आप अपने अपने संतानों को पूर्ण आज़ादी दे दीजिए, पूर्ण आज़ादी दे दीजिए, वो समाज में नाम रोशन करें, इसके लिए आपको पूर्ण आज़ादी देनी चाहिए। लेकिन उन पे नियंत्रण भी बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत जो आज के फादर हैं या पेरेंट्स मान लीजिए, पेरेंट्स सोवरेन नहीं है, उनके ऊपर आज के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह सोवरेनिटी को उनकी जो है पूरी तरीके से अपंग बना देते हैं, यानी उनकी सोवरेनिटी पूरी तरीके से बाधित है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो सोवरेनिटी का अर्थ आप समझ चुके होंगे। सोवरेनिटी का मतलब हुआ किसी भी तरीके से आपके पास अगर संपूर्ण पावर है, चाहे वह इंसान हो, भारत देश का पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या कोई देश हो, तो अगर आपके पास संपूर्ण पावर है, हर चीज की निर्णय लेने की, कार्य करने की क्षमता है, तो आप सोवरेन हैं, अदरवाइज नहीं हैं। आप कहीं से भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, चाहे अपने ऊपर से एक व्यक्ति विशेष से प्रारंभ करके और पूरे स्टेट या इंडिया या पूरे भारत के ऊपर तक चले जाइएगा। तो इसके बाद में आप सोवरेन मैंने बता दिया। इसी तरीके से कानूनी सोवरेनिटी होती है, कानूनी सोवरेनिटी
तो यह संविधान में है, तो आपको ध्यान रखना। अब अगर बात करें भारत की जो संप्रभुता है वह किसमें निहित है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भारत की जो संप्रभुता है वह भारत के लोगों में है, क्योंकि भारत के लोगों में कैसे है, भारत की जनता में निहित है और यह सरकार द्वारा आपका प्रयोग की जाती है। भारत की जनता में ही भारत की संप्रभुता है, तो यह बात ध्यान रखनी है। कानूनी संप्रभुता की बात करें तो यह संविधान द्वारा पोषित होती है। अब उसके बाद में दूसरा शब्द ले लेते हैं समाजवादी। समाजवादी के तो बहुत अर्थ हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो समाजवादी में अगर देखें तो एक बहुत तरीके से सिस्टम आता है। सबसे पहले अगर बात करें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उदारवादी। पहले उदारवादी लेंगे, इसको बोलते हैं लिबरलिज्म, लिबरल बोल दीजिए, लिबरल। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका, फिर आता है मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म बोलता हूँ, शॉर्ट में बता रहे हैं मार्क्सवाद। उसके बाद में आप लिख लीजिए समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद। उसके बाद ले लीजिए आप साम्यवाद, साम्यवाद। समाजवाद को सोशलिस्ट बोलेंगे, साम्यवाद को क्या बोलेंगे, कम्युनिज्म बोलेंगे, कम्युनिज्म। मार्क्सवाद और मार्क्सिज्म बोलेंगे। तो शॉर्ट में आप ले लीजिए। अब इसमें अगर बात करें तो इसके आपको जनक ध्यान रखने हैं, और यह अगर बात करें तो कहाँ से प्रारंभ होता है। आप चले जाइए किधर, किधर जाएंगे, पश्चिम जाएंगे पूरब जाएंगे, तो आप जाइए पश्चिम से, पश्चिम, पश्चिम से। तो यहाँ पे आप देखिए यूएसए, यूएसए मैप पर देखिएगा, यूएसए पश्चिम की तरफ। उसके बाद मार्क्सिज्म कहाँ आया, जर्मनी। उसके बाद समाजवाद जिसको बोलेंगे आपका सोशलिज्म, सोशलिज्म आपका रूस। और ये जो साम्यवाद था यह चाइना में। और इसके जनक भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपके उदारवाद के जनक जो कहे जाते हैं, इसमें जॉन लॉक होते हैं, जॉन लॉक इनका नाम है, जॉन लॉक। मार्क्सवाद आपको पता होगा, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स इसके जनक हैं, कार्ल मार्क्स। उसके बाद समाजवाद के जनक कौन है, लेनिन, लेनिन रूस में लेनिन, आपको ध्यान रखना है, लेनिन। और साम्यवाद की बात करें माओ से, माओ से तुंग, माओ से तुंग। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, साम्यवादी, ये चार विचार आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस पे क्या होता है कि जैसे इस पे साम्यवाद की बात करें तो इस पे कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विशेष लोगों के द्वारा, आज भी देखिए चीन में जो नियंत्रण होता है, सरकार संचालित होती है, वह कुछ लोगों के समूह के द्वारा होती है। तो यह कुछ लोगों के समूह के द्वारा नियंत्रण होता है, नियंत्रित होता है, कुछ लोगों के समूह के द्वारा नियंत्रित, समूह के द्वारा नियंत्रित। समाजवाद की बात करें तो समाजवाद में किसके, समाज के द्वारा नियंत्रण, समाज के द्वारा नियंत्रण देश का। मार्क्सवाद में बात करें अगर मार्क्सिज्म में, तो यह लेबर, लेबर्स के द्वारा नियंत्रित, लेबर्स यानी मजदूरों द्वारा नियंत्रित, मजदूरों द्वारा नियंत्रित। जबकि उदारवादी जो आपका यहाँ पे उदारवादी है, इस पे कोई नियंत्रण नहीं, या लिबरल है, कोई नियंत्रण नहीं। तो यह यूएसए में पॉलिसी है। तो इस तरीके से ये चार विचार हैं, उदारवाद, उसके बाद मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये चार प्रकार के हैं। तो समाजवाद मैंने बता दिया, समाजवाद का अर्थ क्या हुआ, समाज के द्वारा नियंत्रित। तो आपको यह बातें ध्यान रखनी है। तो समाज पता चल गया आपको। पंथ निरपेक्ष, जिसका कोई धर्म ना हो उसको पंथ निरपेक्ष बोलेंगे, यानी स्टेट का धर्म ना हो वही होता है पंथ निरपेक्ष। और यह बात करें अगर पंथ निरपेक्ष की, तो यह मुख्यतः जो है गांधी के जो है जी द्वारा प्रयोग शब्द है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का लगभग एक अर्थ होता है। लेकिन यह पंथ निरपेक्ष जो शब्दावली है यह गांधी जी के द्वारा प्रयुक्त की गई थी। और इसमें अगर बात करें धर्म निरपेक्ष में, तो सभी धर्म बराबर, सभी धर्म बराबर, सरकार या देश का कोई धर्म नहीं। तो यह बातें हैं, और यह धर्म के अंतर्गत ही पंथ निरपेक्ष है। तो यह बात आपको ध्यान रखना, धर्म निरपेक्ष के अंतर्गत ही पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष भी आपको पता चल गया, संप्रभुता पता चल गई, सामाजिक, समाजवाद किसको बोलते हैं यह भी पता चल गई। तो ये सारी बातें हैं। अब लोकतंत्र भी आप देख लीजिए, लोकतंत्र तो अच्छे से पता होगा। लोकतंत्र की बात करें तो दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। पर यह बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। शब्दावलियों का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, पता रहना चाहिए कि किस किस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसमें लगभग मैंने सारी, अब इसमें इंटीग्रिटी भी देख लीजिए, अखंडता, यानी देश का जो है विभाजन कभी भी स्वीकार नहीं है, अखंड देश है, इसमें कोई विभाजन
नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो आपके कथन हैं बहुत महत्वपूर्ण है, साथ-साथ इसके आपके जो ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, किसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, किसमें नहीं माना, किसमें संशोधन की बात स्वीकार की गई। संशोधन वाली बात ज़रूर याद रखिएगा कि प्रस्तावना में जो है संशोधन किस वाद के बाद आया था, तो केशवानंद भारतीवाद किस वाद में संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको संविधान का भाग ही नहीं माना गया, यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की चर्चा। आज की चर्चा को हम यहीं देंगे विराम। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो, कुछ आपको ना समझ में आया हो या क्लास आपको पसंद नहीं आई हो, जो भी बातें हों वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा नॉइज़ की प्रॉब्लम है, कभी-कभी आती है, क्योंकि अभी से कुछ लोग इतने उत्सवधर्मी हैं, क्या बताएँ उनको। खाने की घर में व्यवस्था हो या ना हो, 10 दिन पहले पटाखे फोड़ने शुरू कर देंगे और कोई भी समय नहीं है। अब दोपहर में ही सब पटाखे छोड़ देते हैं। अब पटाखे-वटाखे का समय है, दीपावली है, पटाखे का मैं बहुत समर्थन करता हूँ। अगर उत्सव है, उत्सव के दिन मनाइए। ये थोड़ी ना कि रोज़-रोज़ पटाखे दगाइए, दोपहर में भी दगाइए, दिन में भी दगाइए, रात में भी दगाइए, सुबह भी दगाइए। अरे आदमी आपका बहुत लोग होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो हमेशा हमारा देश उत्सवधर्मी देश है। यहाँ पे कोई भी ख़ास किसी भी चीज़ को ख़ास बना के उत्सव मना लिया जाता है। तो इसमें ख़ैर छोड़िए, यहाँ पे जब हमारे ऐसे सोचिए आप, हमारा ऐसा देश है, जहाँ पे लोग ब्रेकअप डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी किसी-किसी आपका आदमी पहले वियोग में तड़प कर जो है अपने प्राण दे देता था। अगर उसकी प्रेयसी किसी दूसरे प्रियतम के साथ चली गई है, तो लोग वियोग में प्राण दे देते थे। लेकिन आज की क्या व्यवस्था है, आज की अगर प्रेयसी या प्रेमी कोई भी अगर बिछुड़ जाता है, तो वियोग नहीं, वहाँ पे पार्टियाँ होती है, जिसको आपको पता होना चाहिए। ये आपका ब्रेकअप पार्टी होती है, पैचअप पार्टी होती है। तो हमारा देश उत्सवधर्मी देश है। हमारी संस्कृति बचे या उखड़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। उत्सव हमेशा चलते रहने चाहिए और इसी के साथ उत्सव आपका आने वाला है दीपावली की। दीपावली खूब मनाइए, पटाखे छुड़ाइए, खूब मनाइए, लेकिन उसी दिन मनाइए, उसके दूसरे दिन मना लीजिए। लेकिन ये थोड़ी ना 15 दिन पहले से ही पटाखे छोड़ रहे हैं लोग, और वो भी कोई समय ही नहीं है, ना शाम, ना सुबह, कुछ भी नहीं। जब मन करे तब भी छोड़ दे रहे हैं। तो थोड़ा-सा नॉइज़ प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग उसको मैनेज करिएगा। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर दीजिएगा, और आपका जो फीडबैक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तभी हम अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा हमको वहीं से मिलती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।